ए वायरस एक्चुअली हम लोगों ने डांस तो सब पहले अलग अलग ही करते थे। जब हमारा डांस ग्रुप बना, फिर उसके बाद हम लोगों ने जब धर्मेश सर को देखा, जिसके लिए तैयारी करके गए थे उसमें तो बाहर हो गए थे। अब जिसके लिए कुछ भी नहीं करके गए उसमें सेलेक्ट कैसे हो जाएंगे। जिनके साथ हम लोगों ने सालों से रिहर्सल्स करी थी, जो मेन 5 लोग थे, उनका डांस तो सही आया था। हम आंटी नंबर वाले बन गए थे, तो साड़ी पहन ली थी, एक कोई कुली बन गया, कोई मतलब ऐसे ऐसे हमने कैरेक्टर लिए, तो वो वीडियो भेजा। तो ज़्यादा भीड़ लेके जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बड़ा होने जा रहा है। मतलब कि वो ऐसा क्या, किसी चीज को चाहो तो कायनात पूरी कर दे, तो वो गोविंदा तो खुद ही कानपुर आ गए। लेकिन अब वो चकदुम दुम टाइम हम लोग को लग रहा था ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, हाइट भी सबकी कम थी, इतने ज़्यादा लंबे नहीं लग रहे थे। फिर उनके सामने वही डांस किया, फिर उन्होंने भी हमारे साथ डांस किया। वेलकम टू ASR। आज को जो हमारा पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट नहीं, एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो आपको बताएगी कि टीम वर्क क्या होता है। फ़ाइट तो चलती रहेगी, कभी अपने आप से, कभी सामने वाले से। ये आपको डिसाइड करना है कि फ़ाइट आखिर करनी किससे है। अंकित भाई, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि रिसेंटली यू गॉट एंगेज्ड। तो कैसा फील हो रहा है आपको? जैसा सबको फील होता है वैसे मेरे को भी हो रहा है। और हाँ, आपकी रील अभी बहुत वायरल हो रही है, 40 मिलियन प्लस व्यू। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने इस रील में? मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो बैठ के डांस कर रहा था। मेरा फ्रेंड अमन है, आया हुआ है। कोरियो आपकी थी मुझे लग रहा है। तो आपने सब बॉयज को नचाया सही से कि बॉलीवुड भी हिल चुका है आज सही से? हाँ, मैंने सबको नचा दिया और सोचा नहीं था कि मतलब इतना वायरल हो जाएगा, बट हाँ अब हो गया है। वो यम्मा चल रहा है इंडिया कि काफी सेलिब्रिटीज भी लोग भी इसमें आपका जो रील से काफी मतलब आगे तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, रवीना टंडन जी ने भी शेयर किया है, उनकी बेटी राशा टंडन ने, जिसने इसमें इस सॉन्ग पे परफॉर्म किया, उन्होंने भी किया है, बॉस्को सीजर ने भी किया है, उनके असिस्टेंट ने भी किया है, तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आज से बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी उसको शेयर किया है। अमन भाई, आप अंकित भाई से फर्स्ट टाइम कब मिले थे? मैं मिला था आज से 10-14-15 साल पहले मिला था। अंकित वीडियो गेम खेलता था मेरे एरिया में, नहीं प्ले स्टेशन चलते थे तब, वो टेकन 3 चलता था, वहाँ पे ये टेकन खेलने आता था, तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ जी। आप लोग को ए वायरस की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ए वायरस एक्चुअली हम लोगों ने डांस तो सब पहले अलग अलग ही करते थे। जब हमारा डांस ग्रुप बना, फिर उसके बाद हम लोगों ने जब धर्मेश सर को देखा DID में, फिर उनके ग्रुप के बारे में पता चला। उनका एक्चुअली ग्रुप का नाम था डी वायरस, तो हम लोग तो उनके फ़ैन थे ही। जब पता चला उनका डी वायरस है, और स्टार्ट ग्रुप को हमने और अमन ने ही किया था, तो इसका नाम अमन था, मेरा अंकित था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको ए वायरस कर ले। उनका डी वायरस है, उनसे इंस्पायर होकर हमने ए वायरस कर दिया था। आप लोग धर्मेश सर से फर्स्ट टाइम कब मिले थे? फर्स्ट टाइम हम लोग आई थिंक लखनऊ की वर्कशॉप में मिले थे। वर्कशॉप हुई थी एक, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 3 डेज़ की वर्कशॉप थी, तो 2 दिन सीखा था, फिर 3rd डे ऑडिटोरियम परफॉर्मेंस ही, वहाँ पे धर्मेश सर आए थे। चक धूम धूम में अगर बड़ी टीम लेके आप लोग अगर ना जाते हैं तो कुछ अलग होता? शायद हम लोग उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी आगे तक जाते हैं। हुआ क्या था ऐसा वहाँ पर? एक्चुअली क्या, हम लोग सोचा था कि बड़ी एक ग्रुप लेके जाएंगे तो भारीपन लगता है स्टेज पे कि काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ हैं, बट वो डिसीज़न थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था कि हम लोग लेकर चले गए थे, काफ़ी बॉयज़ लेकर गए, जिसमें से कुछ लोग थोड़ा सा नए थे, एकदम से नए तो हम भी थे, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हो गया स्टेज पे। तो जावेद जाफरी, और उन्होंने बोला भी था कि थोड़ा सा टेरेंस सर के सामने, हाँ मलाइका मैम के साथ, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ग्रुप में पीछे वाले जो बॉयज़ हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट ठीक है। जिनके साथ हम लोगों ने सालों से रिहर्सल्स करी थी, जो मेन 5 लोग थे, उनका डांस तो सही आया था। लेकिन अब वो चकदुम दुम टाइम हम लोग को लग रहा था ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, हाइट भी सबकी कम थी, इतने ज़्यादा लंबे नहीं लग रहे थे, तो ये पता चला स्टेज वहाँ बहुत बड़ा होगा, तो ज़्यादा भीड़ लेके जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ बड़ा होने जा रहा है। डी मैनियक उसमें आप लोग के साथ थे क्या ग्रुप में वहाँ पर? हाँ, डी मैनियक भी ऑडिशन देने आया था हमारे साथ में, जिसमें राघव जुएल था, राघव भी था उसमें। डी मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वहीं से हुआ था उनका। फर्स्ट जो राघव का स्लो मोशन आया था, वो लोगों ने तो DID में देखा था, लेकिन हम लोग वो पहले ही देख चुके थे। जो चकदुम आया था, सबसे पहला स्लो मोशन राघव ने वहीं किया था। टीवी पेप्सी चेंजर गेम में आप लोगों ने ऑडिशन कैसे क्रैक किया? MTV पेप्सी चेंजर की कहानी तो एकदम ही डिफरेंट है। एक्चुअली उसमें हुआ ये था कि संडे का दिन था, और ये घर पे था। मैंने इसको कॉल करी, मन कहाँ हो, तो ये बोलता है घर पे हैं, आराम से सो रहे हैं, लेटे हुए। अच्छा, दोपहर का टाइम था, और उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि चलो आज संडे कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, क्योंकि रिसेंट में ही हम लोगों ने ये
ये वाला किया था कलश का, से चकधूम मतलब किया कि था। बाहर हो गए थे ऐसा तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा upset था। डिप्रेस थे, तो ऐसा माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने कहा "ओ, चलो मॉल वॉल घूम के आते हैं, थोड़ा रेम मोती तक होके आते हैं"। तो ऐसे हम लोग सिर्फ मूड को लाइट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे एमटीवी वालों के, पेप्सी चेंज द गेम करके, जो वर्ल्ड कप से रिलेटेड था थोड़ा सा। ऑडिशंस क्या एक इवेंट नहीं होता है, नीचे ओपन में इवेंट चलता है उस टाइप का था, वैसा चल रहा था वहाँ पे इवेंट। तो वहाँ पे डांसिंग था, मतलब आपके अंदर कोई भी टैलेंट है आप वहाँ शो कर सकते हो, डांस हो या एंकरिंग हो, मिमिक्री हो। तो हमारे अंदर डांस था, हम दोनों साथ में गए, उन्होंने एक गाना बजा दिया, हम दोनों साथ में परफॉर्म कर दिया। तो उस टाइम पे उनको वहाँ बहुत अच्छा लगा डांस देख के, तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ रहता है इससे रिलेटेड तो आपको कॉल आएगा मुंबई बुलाने के लिए। हम लोग भी हाँ कॉल आता है, बुलाएंगे, आएगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर ये हुआ कि 1 मंथ बाद, आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मुंबई से कॉल आया। कॉल आ गया था, आरजे वानी का कॉल आया था मेरे पास। हाँ उसके बाद भी हम लोग को बिलीव नहीं था कि वो मुंबई से कॉल है। फिर उसके बाद भी आपस में कह रहे कोई फेक कॉल होगी, फालतू टाइप की, रहना तो छोड़ो। लकी भी बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसके लिए तैयारी करके गए थे उसमें से बाहर हो गए थे। अब जिसके लिए कुछ भी नहीं करके गए उसमें सेलेक्ट कैसे हो जाएंगे वो वाली बात थी। तो फोन आया कि हाँ आप सेलेक्ट है, मुंबई की फ्लाइट की टिकट। हमने फ्लाइट या ट्रेन में तो जल्दी बैठ नहीं पा रहे फ्लाइट की टिकट आ गई। 2011 की बात है आई थिंक, 2011 जब वर्ल्ड कप आना था, हाँ 11 11 जब वर्ल्ड कप आना था उसकी बात है। उसके बाद उसी टाइम की बात है। तब उनका कॉल आया था, तो उन्होंने बताया ये सर, तो हम लोग रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम लोग ठीक है, हमने हाँ हाँ ठीक है ओके। लेकिन बट एक बार हमने सोचा चेक करते हैं, चलो ठीक है ऐसा तो नहीं है, सही में रियल में ऐसा हो। तो जब मेल आईडी चेक करी तो बाकायदा उसमें किंगफिशर की फ़्लाइट की टिकट वगैरह थी, मेरी और अंकित की। तो देखा, फिर तब भी कंफर्मेशन के लिए मैंने अपने भाई को फ़ोन किया लखनऊ में कि एयरपोर्ट में एक बार जाके कुछ भी चेक करो कि ये सच में रियल है क्या है। तो उन्होंने पता किया था कि हाँ आप सोचो 2011 की बात है, उस टाइम पे कितना ही नॉलेज होगा लोगों को, क्या ही फ़ोन चलते होंगे। अब तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट हैं, उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं सही से, इतना एक्टिव था ना सही से मेल आईडी तक बनी थी, और दूसरे कुछ की मेल आईडी पे और कुछ चलता था और कुछ उस पे तो टिकट आ रही थी, तो कुछ पता ही नहीं था कैसे फ्लाइट से जाना है, ये तक नहीं पता था हम लोगों को, कहाँ जाना है, कहाँ बोर्डिंग करनी होती है, क्या करना होता है, सब पूछते पूछते चले गए किसी तरह मुंबई। वहां जा क्या हुआ फिर? वहाँ जाके क्या, उनकी गाड़ी आई, हम लोगों को एयरपोर्ट से उन्होंने पिक किया, होटल में स्टे दिया। पहली बार गए हम लोग, इतनी बड़ी सिटी देखा, तो पहले तुम लोग ऐसे ही देखते रहे कहाँ आ गए। कानपुर में तो छोटे छोटे से मकान देखने को मिलते हैं, वहाँ मुंबई गए ऐसे देखना पड़ रहा है पूरा ऊपर। फिर वहाँ होटल में गए, स्टे किया। फिर ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट होके आए थे वहाँ पे, वो सब हम लोग को वहाँ पे मिले, सबके साथ बैठे हुए, सबको रूम वगैरह मिला, सब वहाँ से किया। फिर शाम को हमारी मीटिंग थी, उन्होंने बताया कि क्या करना है आगे की, क्या चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद टॉप 30 का आई थिंक सिलेक्शन था। टॉप 30 का सिलेक्शन था, मतलब ब्रीफ किया कि ऐसा ऐसा हमारा इवेंट होंगे, चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड। तो फिर जब नेक्स्ट डे हम लोगों को टी शर्ट वगैरह मिली वहीं की, तो जब पहुँचे तो नीचे देखा तो कैटेगरी के लोग सेलेक्ट हुए थे, आयुष कुछ 10 लोग, मिमिक्री के कोई 10 लोग रैपर के लिए थे, ऐसे मतलब अलग अलग डिफरेंट मतलब स्टेट से आए थे, बहुत सारे लोग थे। तो उसमें से वही उनको हमको एंटरटेन करना था, हम डांसिंग में है, कोई रैपिंग कर रहा है ऐसा। फिर जब शो स्टार्ट हुआ तो हम लोग पहुँचे, तो वहाँ जब पहुँचे तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, उथप्पा, पीयूष चावला, साइरस, फिर आयुष्मान खुराना आई थिंक उस टाइम पे एंकरिंग करता है। हाँ जब नहीं इंडियाज़ गॉट टैलेंट और कलर्स पे अब एंकरिंग करते थे, तो वो एंकरिंग कर रहा था। तो आयुष्मान खुराना तब वो हीरो नहीं था, एज ए एक्टर नहीं था, एंकर था मतलब उसमें। मतलब कि तब भी था, ठीक थे, पॉपुलर थे, अच्छे थे। टीवी शोज मतलब होस्ट करते थे MTV उस टाइम पे, पे, कभी कलर चैनल का कर लिया, कभी एमटीवी का कर लिया, ऐसा एंकर, ऐसा होस्ट वो परफॉर्म करता था। तो वो मिले, उनसे मिले, काफ़ी लोग थे, तो मज़ा आ रही थी। अब समझ में भी तो नहीं आ रहा था कि करना क्या, लेकिन करते जा रहे थे, जो आ रहा था बता नहीं रहे थे, अंदर पता था कि कुछ नहीं है, लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंस आई। सही पे इतनी इंग्लिश तो मजबूत थी नहीं, आधा टाइम तो यस यस आर यू अंडरस्टैंडिंग, या नहीं यार, बाद में पूछ रहा है क्या कह रही थी। फिर आपस में समझ रहा है कि अच्छा ये बोला था उसने। भाई फ्लाइट किसकी वजह छूटी थी, ये पूछना है। ना पूछो। फ्लाइट तो सीन ही कुछ और हो गया था हमारे साथ। एक्चुअली लखनऊ से शायद 2 लोग और थे, वो भी हमारे दोस्त बन गए थे, तो हम लोग 4 लोग एक साथ रहते थे वहाँ पे, हम और अमन और 2 लोग और थे। तो हुआ क्या, मैं और उसके साइड का एक फ्रेंड, हम लोग तो एयरपोर्ट टाइम से पहुँच गए। इन लोगों का क्या था कि हम थोड़ा सा घूम के आते हैं, मुंबई आए तो चलो घूम लेते हैं। मैंने इससे बोला भी, अपने का टाइम से आ जाना, क्योंकि 1-1.5 घंटा पहले शायद बोर्डिंग वाला सीन रहता है फ्लाइट में, आगे आपको करना है।
अब उतना ज़्यादा माइंडसेट नहीं, क्योंकि पहली बार फ्लाइट पे जा रहे हैं, यही नहीं पता कि 3 बजे अगर है आपका तो 1-1.5 घंटा पहले आइए। अब ये लोग घूमने में बिजी, टाइम निकला जा रहा। अब एंट्री होने लगी बोर्डिंग के लिए, तो वो पुलिस वाला हमसे कह रहा भैया अंदर आइए। तो हम कह रहे मेरा दोस्त तो आया नहीं। आए तुम उसके साथ जाएंगे भी उसी के साथ, इतना बड़ा शहर अकेले कैसे फ्लाइट में चले जाए, छोटे छोटे से हम लोग, कुछ पता ही नहीं। तो कह रहा नहीं, या तो फिर आप भी बाहर जाइए, बोलिए हम अंदर गए, अब हम चले तो गए अंदर, अब हमको उलझन हो रही है। अरे यार, हमने कहा मेरा दोस्त नहीं आया, कैसे डर लग रहा, हमने हमको भी बाहर कर दी, हम भी बाहर जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे। तब ये भी नहीं पता था ना कि जब फ्लाइट मतलब कि जाते हैं तो 3-4 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, बोर्डिंग पास के लिए। ये तो पता नहीं था, हम लोग ट्रेन समझ रहे थे कि अभी तो 3 बजे पहुंच जाएंगे, तो 2:30 बजे पहुंच जाएंगे आराम से, आधे घंटे में फ्लाइट ही तो कर लेंगे। और मुंबई वैसे ट्रैफिक वगैरह बहुत मुंबई में रहता है, तो ये लोग ट्रैफिक में भी फंस गए। तो एग्जैक्ट टाइम पे पहली बार जा रहे हैं, दूसरे शहर के बारे में पता ही नहीं कि कितना समय कहाँ लग जाएगा, कि ऐसा ट्रैफिक भी लगता है लंबा, आधा घंटे का, उसी में हो गया इनका डिले। तो फिर वहाँ से मैं भी फिर बाहर आ गया, हमारी फ्लाइट ही छूट गई। फिर बाहर बैठे हम लोग रोड पे, सीधे होटल से रोड पे आ गए। 5 स्टार होटल से रोड पे। साल बड़ा बेइज्जती जैसा महसूस हो रहा था कि क्या हो गया यार। जॉब या कुछ तो वैसा करते नहीं थे कि अर्न करते हो कहीं से हमारी जेब में पैसा हो। हम लोग गए भी थे ऐसे ही 100-500 रुपए डाल के जेब में, कि उन्होंने बोला था कि सब हम रहना खाना सब हमारी तरफ से ही है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और ये वो। तो हम लोग यही समझ के गए थे, इतनी अकल ही नहीं। 500 रुपये बस पड़ा था मेरे पास, और उसमें भूख रात का खाना भी खाना था। तब तो फोन भी इतना वो नहीं था कि फ़ोन करें, तो पीसीओ नहीं चलते थे, तो पीसीओ से फ़ोन करा था फिर मैंने घर पे कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। और यहाँ हमें तो रोना आ रहा था भाई, रोना आता ही है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, जाएंगे कैसे घर, कोई था भी नहीं। तो फिर मेरे ग्रैंडफादर ने वो MTV में जो थे उनको मेल भेजी कि मेरा ग्रैंडसन ऐसे ऐसे छूट गया अपने फ्रेंड के साथ, तो प्लीज़ उसको भिजवाइए किसी तरीके से। तब वहाँ के क्रू मेंबर ने हमारी फ़्लाइट की टिकट अगले नेक्स्ट डे कर दी थी। बट पूरी रात हम लोग एकदम फुटपाथ पे लेटे थे, एयरपोर्ट के फुटपाथ पे लेटे थे। ठंड का टाइम था, ठंड क्या, वहाँ पे मुंबई में तो नॉर्मल वेदर रहता है, बट रात में वहाँ ठंड हो जाती है, थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाता है। तो बस वहीं पड़े रहे, थोड़ा सा फील हुआ, ना सुबह उठे, ना ब्रश, ना फेस वॉश, ना कुछ। पहुंच गया जब फ्लाइट में, फिर फ्लाइट में तब तो बस ये लग रहा था बस पहुंच जाए, घर पहुंच जाए किसी तरीके से, बस घर जाना है। बस पहुंच गए, फिर घर पहुंच गए। डांस के साथ साथ आप लोग अपनी स्टडी कैसे मैनेज कर रहे थे? स्टडी तो मैनेज हो ही नहीं पा रही थी ना। स्टडी हमें मैनेज कर रही थी, स्टडी को मैनेज करना पड़ा था हम लोगों को कि हाँ अब तुम लोगों को क्या करना है, ऐसा करना है, ठीक है अब हम ऐसे तुमको कर रहे हैं। मेरे को लगता है हर किसी के साथ ये होता है, जब वो कोई किसी एक चीज़ ऐसी चीज़ से प्यार करता है कि ये उसको पसंद है, तो फिर बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं साइड होती चली जाती हैं। ये होता है किसी को क्रिकेट का प्यार होता है तो स्टडी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो हमारा यही था, दिन रात हम डांस करते थे, डांस में ही कुछ करना है, डांस में ही अचीव करना है कुछ, तो पढ़ाई उतना ज़्यादा दिमाग में रहती नहीं थी। और फिर एक टाइम पे जब हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए कि कानपुर में बहुत कंपटीशन कर लिए हैं, कानपुर से आगे जाना है और भी दुनिया देखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर हम लोगों ने लोकल ऑडिशंस देने और कानपुर में कंपटीशन करना ही बंद कर दिया था। फिर हम लोग रियलिटी शो की प्रिपरेशन में लग गए थे। सुनने में आप ये भी आया था कि ये वायरस ग्रुप टूट गया है, आप लोग की आपस में बन नहीं रही है। ऐसा एक्चुअली टूटा नहीं था, हम ही लोग थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लिया था हम लोगों ने कि हम लोगों को अब लोकल कॉम्पिटिशन्स नहीं करने हैं, क्योंकि हम लोकल के चक्कर में हमारे अंदर ये आ गया था कि हमको इसको हराना है, हमको उसको हराना है ना। तो फिर हम बड़े लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ से जीतने के बाद हम एक स्टेप आगे कैसे बढ़ें, हम तो यहीं जीत रहे हैं, यहीं खुश हैं, लेवल ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं। टूटा नहीं था। जब चकदुम किया था हम लोगों ने तो काफ़ी लोग थे जो मेंबर्स ऐड कर दिए थे, तो उनको बस थोड़ा सा कि अभी तुम लोग ट्रेनिंग पे रहो, बाकी जो मेन थे 5 लोग, हम लोग 6 लोग, वो प्रैक्टिस करने लगे थे। टूटा नहीं था। गलतियों से आदमी सीखता है। जो हमारा माइंडसेट था, फोकस था कि अब हमें जाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ किया था। और ऐसा नहीं है कि हटा दिया था, आज भी वो लोग जुड़े हुए हैं, आज भी वो लोग साथ में ही हैं, बट अपना अपना काम कर रहे हैं, सब बढ़िया। ग्रुप में सबसे ज्यादा लड़कियां किस पे मरती थी? अमन सर पे। वो देख के समझ में आ रहा भाई को। अभी भी जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आप अगर कमेंट चेक करेंगे तो उसने वाइट शर्ट पहन रखी है, तो उसमें सारी लड़कियों को ये कमेंट है, वाइट शर्ट गर्ल, वाइट शर्ट गर्ल, वाइट शर्ट गाय। भाई इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में एंट्री कैसे हुई आप लोग की? एंट्री के लिए तो शायद सबसे पहले ऑडिशंस का हम लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे करके ऑडिशंस हो रहे हैं,
और हर बार हम लोग एक्चुअली लखनऊ से ही ऑडिशंस देते थे। इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना नई जगह से ट्राई करें। नहीं, डांस इंडिया डांस आया था तब से थोड़ा डांसर की इज्जत होना चालू हुई थी। मतलब पहले इतना कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं हुआ। तो डांस इंडिया डांस सीज़न 1 आया, स्टार्टिंग में रेमो सर, ये गीता मैम, तो मतलब कि देख के एकदम अलग वाइब आने लगी। तो घर जो फैमिली, जो हमारी फैमिली होती है ना, वो उनको तो पता नहीं है कि क्या प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि हाँ इतना डांस का भी कुछ है। तो फिर उसके बाद हाँ अच्छा हमारा ग्रुप था, तो हमारा ग्रुप के हिसाब से कोई मतलब कि ऐसा रियलिटी शो आ नहीं रहा था। तो इंडिया स्टार प्लस पे इंडिया डांसिंग सुपरस्टार का ऐड आना स्टार्ट हो गया कि ग्रुप, डुएट, सोलो, जो भी मतलब कि है। डांस इंडिया डांस सोलो आता था, ये पहला ऐसा रियलिटी शो था जो ग्रुप डुएट सोलो तीनों चीज़ मतलब ये तीनों चीज़ें थी इसमें। तो हम लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट किया। उसके पहले हम लोग लोकल कंपटीशन करते थे, काफ़ी किए थे हम लोगों ने। वर्कशॉप भी जैसे अटेंड करी थी, तो धर्मेश सर ने बहुत तारीफ भी करी थी हमारी। आप लोग को गिफ्ट भी मिला था, सुनने में आया था। मुझे चश्मा पहनाया था उन्होंने स्टेज पे, बहुत पुरानी बात है, जब उनके साथ स्टेज शेयर किया था। बहुत खुश हो गए थे, कानपुर आए थे, बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बोला था कि मैं इस ग्रुप को कहीं देखना चाहता हूँ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तभी इंडिया डांसिंग सुपरस्टार आ गया। अच्छा हम लोग प्रैक्टिस पे थे भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा कर रहे थे। कानपुर में भी काफ़ी नाम हो गया था, कंपटीशन विन किए थे। फिर जब ये आया कि अब इंडिया डांसिंग सुपरस्टार रियलिटी शो आना है, तो हम लोगों ने कंपटीशन कर दिया बंद लोकल में, कि अब पूरा एक फोकस बनाते हैं कि इसमें जाना है हमको और इसको हमें अचीव करना है। और ये भी नहीं सोचा था कि हम बिल्कुल फाइनल तक जाएंगे, ट्रॉफी उठा लेंगे, ये नहीं था। बस हमारे लिए यही था इस ऑडिशन को हमको क्रैक करना है। मतलब ये टीवी पे आना है, वो वाली जो नहीं होती अंदर की, वो टीवी पे आना है। वो स्टूडियो राउंड में जो दिखाते हैं, वो जजेस देख रहे हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। क्योंकि लोग जो थे ना, वो डिमोटिवेट भी करते थे कि वहाँ पैसा चलता है, वहाँ ऐसा चलता है, वहाँ लिंक्स होने चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो भी दिमाग में थी चीज़ें, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं यार, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेहनत करते रहो, जो बोलता है बोलो। जो आप ऑडिशन देने जाते हैं तो ऑडिशन लाइन में बातें क्या होती हैं? बातें यही सब होती हैं। हाँ, सिर्फ थैंक यू बोला जाता है, थैंक यू। नहीं, ऑडिशन लाइन आई थिंक जो भीड़ होती है लोगों की उसमें। अच्छा, अभी उसमें एक दूसरे को देख के पता नहीं होता है कि ये किसी का लुक्स देखो तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत खतरनाक डांसर होगा। किसी के कपड़े देखने के बाद लगता है अरे भाई ये तो बिल्कुल, ये इसका तो सिलेक्शन ही पक्का है। कोई अपना गाना सुना रहा है, अरे यार इसका गाना ही इतना खतरनाक है तो सेलेक्ट हो जाएगा। एडिटिंग देखो, मिक्सिंग देखो उसकी कितनी बढ़िया है। यही सब चलता था उस टाइम पे। कोई स्टंट कर दे रहा, बैक जंप मार दे रहा, और 4-5-36 बैक जंप मार दी उसने। तो एक सामने वाला घबराहट हो यार ये क्या कर रहा है। उस टाइम पे होता क्या था, हम लोग को बाद में रियलाइज हुआ, जो बाहर स्किल्स दिखाते हैं वो बाहर ही के लिए सही है। वो अंदर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो दिन रात इतना बाहर कर लेते हैं कि वो जाते ही वो बाहर हो जाते हैं। अंदर उनको चाहिए कुछ और, उनको ये सब नहीं चाहिए। आप लोग के ग्रुप में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ? क्योंकि 5 बॉयज का ग्रुप था, शांत तो रहता नहीं होगा। देखिए, हर 5 बर्तन है तो लड़ेंगे तो भाई, लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा हमारा मेन रिहर्सल्स को लेके होता था कि अगर हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि रात में 10 बजे से लेके इतने बजे तक प्रैक्टिस है, तो टाइम से सब आ जाओ। क्योंकि हर आदमी अपना काम कहीं ना कहीं छोड़ के ही आता था। फिर उसमें अगर कोई लेट होता था तो फिर वो बातें सुनता था, तो फिर वो अपनी मजबूरी बताता था, आज हमको ये करना पड़ेगा, आज हमको यहाँ जाना पड़ा। तो यही सब हल्की फुल्की नोक झोंक होती थी रिहर्सल्स को लेके, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस थे अपनी रिहर्सल्स को लेके कि हमको कुछ ना कुछ अचीव करना है। क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर था, स्टडी को लेके भी प्रेशर आ रहा था कि भैया अब ग्रेजुएशन भी तुम्हारा है, ये भी है, तो कैसे मैनेज करोगे। लेकिन हम लोग को यह था कि हमें करना है, इसमें ही कुछ करना है और करके दिखाना है। टेक्निकल शूट कैसे होता है टीवी का? रियलिटी शो का टेक्निकल शूट जो आप टीवी पे देखते हो, जैसे आज टीवी पे कोई चीज़ टेलीकास्ट हो रही है तो उसका 2-3 दिन पहले टेक्निकल शूट हो जाता है। वो पूरा जैसा टीवी में प्रॉपर दिखाया जाने वाला है, वो सेम शूट वो टेक्निकल पे कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि इन केस आपका शूट वाले दिन कुछ छूट जाए या गलती हो जाए तो उससे वो शॉट उठा के वो डाल देते हैं, ये सारा रहता है। और उनको भी लाइट वाइट सब चीज़ें सेट करनी रहती है। ये कैमरास, कई सारे कैमरास होते हैं, उसकी सेटिंग होती है, लाइट्स की सेटिंग होती है। कुछ देखते होगे ना, कहीं पे परफॉर्मर उधर गया तो वहाँ लाइट चेंज हो गई, उसने उधर से कुछ प्रॉप उठाया तो वहाँ एकदम फोकस लाइट आ गई, शैडो पड़ गई। तो वो एक दिन पहले टेक्निकल पे वो लाइट और कैमरा सब सेट करते हैं, मार्किंग करते हैं, इस जगह पे ये बंदा जाएगा तो यहाँ पे आपको ये लाइट डालनी है। टीवी पे देखने में तो बिल्कुल एकदम फ्रंट दिखता है, उसके पूरा सेटअप तो हम लोगों ने वहाँ सामने से देखा है, कितना हैवी सेटअप बनता है, कितना बड़ा उनका सेट होता है। पूरा ऊपर से भी लाइट्स लगी होती हैं, इतने सारे कैमरे लगे होते हैं हर एंगल को कैप्चर करने के लिए। पूरा उनका PR टीम का पूरा वो बना हुआ होता है, तो सब अंदर की चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे होता है।
ऑडिशन प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि हम लोग को पता है कि ऑडिशन जो टीवी पे देख रहे हैं कुछ और है, गए ऑडिशन दे दिया हो गया, कि बहुत लेंथी होता है ऑडिशन। ऑडिशन लेंथी होने के रीज़न है क्योंकि आप टीवी पे सीधा आप हमको देखते हो, किसी आर्टिस्ट को आप डायरेक्ट टीवी पे देख रहे हो, उसके पहले का प्रोसेस नहीं किसी को पता होता है कि कितनी मेहनत रहती है उसके पीछे, कितने लोकल ऑडिशंस होते हैं पहले। जैसे आप पढ़ाई में ही ले लो, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, है ना, फिर दोबारा कोई एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, मेन होता है। फिर वही सब चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद कहीं आपकी नौकरी लगती है। तो वो नौकरी, इसमें डांस में नौकरी वही है जो आप टीवी में पहुंच गए, वो एक तरह से नौकरी है। तो सेम चीज़ इसमें भी रहती है। पहले लोकल ऑडिशंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने इंडिया डांसिंग सुपर स्टार में सबसे पहले जयपुर गए, वहाँ ऑडिशन दिया। कानपुर से जयपुर गए क्योंकि इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लखनऊ नहीं जाएंगे, लखनऊ से नहीं लखनऊ हम लोगों को सूट नहीं कर रहा था। हाँ, जितने बार भी दे रहे थे वहां से रिजेक्ट हो जा रहे थे, तो सोचा बड़ी सिटी से ट्राई करते। पहले दिमाग में दिल्ली आ रहा था, लेकिन हमने कहा दिल्ली में बहुत ज्यादा, अरे नहीं, जयपुर से कौन देगा, जयपुर से बहुत कम भीड़ आएगी। जयपुर चलो, जयपुर करते हैं यार, जयपुर चलते हैं। चलेगा जयपुर तो उल्टा ही हो गया सभी जयपुर आ गए क्योंकि दिल्ली में कंपटीशन बहुत रहता है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह का डांसर वहाँ आता है। तो हम लोग ये सोच के गए थे जयपुर की जयपुर चलते हैं, दिल्ली में तो वैसे ही कंपटीशन टफ होता है, दिमाग लगा के ये गए थे। हमको क्या पता, तो जो हम सोच रहे हैं दूसरे ग्रुप्स भी वही सोच रहे हैं। हम जयपुर गए, वहाँ लोगों से पूछा आप कहाँ से, तो कह रहे हम तो दिल्ली से आए आप कहाँ से, हम तो दिल्ली से आए। तो जितना भी दिल्ली वाला डांसर था उसने भी सेम दिमाग लगाया था, वो भी जयपुर आ गया। तो इंसान सोचता है ना कई बार चांस दे लें। जैसे अब दिल्ली से पहले कई ऑडिशन होते रहते हैं अलग अलग सिटी में, लखनऊ से दे दिया, नहीं सेलेक्ट हुआ, चलो जयपुर जाते हैं, जयपुर से ऑडिशन देंगे, वहाँ सेलेक्ट हो जाए। सोचता है ना आदमी कि यार हो जाए, ट्राई करते रहो, नहीं ट्राई करते रहो, कौन शायद सेलेक्ट हो जाए। ये इस चक्कर में भी थोड़े डांसर इधर उधर जाते थे ऑडिशन के लिए। तो हम लोग जयपुर गए थे, तो जयपुर में हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, देन सेकेंड राउंड हुआ वहीं पर। फिर बस यही सीधे ये बोला गया फिर आपको कॉल करके बताएंगे। तो कॉल करने का वेट करो, वापस आ गए, उसी में हालत ख़राब हो जाती थी। अब कॉल आएगा, अब कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, या तो मुंह पे बोल दे आदमी कि नहीं है सेलेक्ट तो ठीक है, एक ही बार बुरा लगेगा ठीक है, लेकिन वो जो इंतज़ार होता है ना ये वो अंदर ही आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। तो यही ऑडिशन का प्रोसेस यही रहता है कुल मिला के, कि पहले आपको लोकल ऑडिशंस निकालने रहते हैं। पहले आप लोकल ऑडिशन 3-4 निकालिए, फिर एक चैनल की टीम बैठ के एक बार और आपको ऑडिशन देखेगी, उसके बाद फाइनल आपके पास कॉल आएगा कि आप टीवी राउंड के लिए सेलेक्ट हैं, मुंबई आप आ सकते हैं। फिर आप मुंबई जाओगे टीवी राउंड के लिए, वहाँ पूरी टेक्निकल और कोरियोग्राफर की टीम बैठ के आपका एक बार डांस देखेगी कि इनको टीवी में हमको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। मुंबई में बहुत सारे लोग ऑडिशन देने आते हैं, लेकिन सबका टीवी में डांस नहीं दिखाया जाता। पूरे इंडिया से अगर 100 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100 के 100 का लोगों का डांस सोचो आप आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उनको टीआरपी भी देखनी होती है, किससे मिल रही है, किससे क्या मज़ा आ रहा है। पूरा 100 लोगों का दिखाएंगे तो उनका 1 घंटे का एपिसोड बन ही नहीं पाएगा, वो तो फिर जाएगा 4-5 घंटे का। कभी ऐसा हुआ है कि शो पे जाना है और घर वाले मना कर रहे हैं कुछ जाने के लिए कहीं? हमारा जो ये फर्स्ट रियलिटी शो था इंडिया डांसिंग सुपरस्टार, जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेलेक्ट हो गए थे मुंबई के लिए। अब हम लोग को और रिहर्सल्स करनी थी कि आपको 15 दिन बाद मुंबई आना है और आपका टीवी राउंड है। तो वो 15 दिन का जो हमें टाइम मिला था, उसमें हम लोग के दिमाग में हमारा माइंडसेट यही था कि हमको 15 दिन दिन रात प्रैक्टिस करनी है कि हमें मुंबई, अगर हमें मुंबई बुलाया गया है तो हमें सेलेक्ट होके ही वापस आना है। वहाँ से बाहर आ गए तो फिर यही बेइज्जती होगी कि लोग मुंबई गए सेलेक्ट नहीं हुए। और जो हम लोग परफॉर्म करते हैं ना जैसे ऑडिशन में, तो वो सॉन्ग चेंज भी हो जाते हैं। अब उनको म्यूज़िक कंपनी से टाई अप जो होता है, वो वाली म्यूज़िक कंपनी बताते हैं कि इसका ही गाना लेना है आपको, इसी का करना है। तो अब हमारा तो पूरा चेंज हो गया था, तो हमें नया तैयार करना था ऑडिशंस के लिए, मुंबई के लिए। ऑन द स्पॉट आप वही ट्राई करते हैं टाइम लेके? ऑन द स्पॉट भी करते हैं, बट जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि अब ये कई सॉन्ग की लिस्ट दे दी उन्होंने, कंपनी की लिस्ट दे दी कि इसी कंपनी का सॉन्ग होना चाहिए जिस पे आप परफॉर्म करोगे। तो अब उसको में हम लोग सेलेक्ट करते थे, फिर उसको हमें तैयार करना होता था, कोरियो करना होता था, फिर वो उसको उस लेवल पे कोरियोग्राफ करना है कि हाँ भाई मुंबई जा रहे हैं, स्टूडियो राउंड देने जा रहे हैं, तो सेलेक्ट होना चाहिए। अब जो हम कर चुके थे नॉर्मल राउंड्स में, वो तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन अब वो गाना चल नहीं सकता। तो ये होता है, तो क्योंकि वो टीवी पे आना है, तो वो टीवी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं उनके। कि हम लोग को रिहर्सल्स वगैरह करनी थी वापस से, क्योंकि सॉन्ग्स हमारे चेंज हो चुके थे कि आपको टी सीरीज़ कंपनी का ही गाना लेना है। तो हम जो पहले परफॉर्म हम लोगों ने किया था वो हमें पूरा चेंज करना था, तो उसके लिए सबको वापस से मिलकर रिहर्सल्स दोबारा करनी थी। तो उसमें एक हमारे ग्रुप का एक रवि, तो वो बहुत दूर से आता था, बर्रा से आता था। बर्रा से हम लोग रेप 3 के पास हमारी एकेडमी थी, हम लोग वहाँ रिहर्सल्स करते थे। अब उसकी दादी थी,
अब उसकी दादी रात में जाने ना दें कि हम नहीं जाने देंगे। वो ऐसी ऐसी बातें बोल देती थी कि तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा अगर तुम यहाँ से गए, हम नहीं जाने देंगे, इतनी रात में कौन जाता है डांस करने, तुम लोग डांस के लिए इतना पागल हो गए हो, दिन रात नहीं देख रहे हो, ये नहीं मतलब वही पेरेंट्स का जो अंदर रहता है डांस के लिए, क्या क्या कुछ नहीं, पढ़ाई वो सब करो, तो वही उसकी किया इतना। फिर हम लोग को छोड़ना था नहीं ये मौका, तो फिर हम लोग खिसिया गए गुस्से में एकदम। सबने अपनी अपनी गाड़ी उठाई, उसके घर गए बर्रा। हमने कहा चलो, इसकी दादी मिली, नहीं जाने देंगे। हमने कहा हम लोग इसको उठा के लेके मतलब ये बात हुई, तुमकी दादी कह रही कि या तो तुम इनको चूज करो या तुम इनको चूज करो। तब हमने कहा हमें भाई अब चूज कर लो, करियर का सवाल है, दोबारा मौका मिलेगा नहीं है, कर लो भाई, और ये भी अभी के लिए कर लो, बाद में फिर चूज कर लेना, जाने को कोई दिक्कत नहीं है। ये भी था क्योंकि हम लोग ना जो 5 लोगों का हमारा ग्रुप था वही हम लोग को रखना था, ना हमें कोई नया बंदा ऐड ऑन करना था, ना हमारे पास सेफ्टी पर्पस से भी एक बंदा था। बॉन्डिंग होती है ना कि एक हमारा बॉन्ड बन चुका था, दिन रात साथ में रहना, दिन रात साथ में खाना, साथ में सोना वाला हिसाब था। तो दूसरा उस बंदे ने भी मेहनत करी थी हमारे साथ काफ़ी टाइम से, तो अब इसको एकदम से तो छोड़ नहीं देंगे कि हम दूसरा नया ले आए, तो वो भी नहीं कर सकते। तो उसका भी मन था, उसकी भी चीज़ें थी, वो अपने घर पे इतना नहीं लड़ पा रहा है, चीज़ें नहीं कर पा, तो फिर हम लोग गए, सपोर्ट किया, चीज़ें लड़ाई झगड़ा हुआ, दादी से काफ़ी मेरी भी बहस हो गई, ये वो। हमने कहा नहीं हमारे लेकर ही जाएंगे, अगर नहीं जाने देंगे, हमने कहा लेकर ही जाएंगे, और फिर हम लोग लेकर चले गए। अब आप समझो ना, हम लोग कब 2012-13 की बात कर रहे हैं। 2012-13 में क्या मेंटालिटी रहती होगी लोगों की, आप सोचिए। अभी तो हम लोग 2025 में चल रहे हैं। सोशल मीडिया भी नहीं था ना, सोशल मीडिया भी नहीं था। पहले के लोग 8-9 बजे खाना खा के सो जाते थे। अब घर वाले, रात में हम लोग का टाइम रहता था 10 बजे रिहर्सल करने का। तब तो लाइट भी नहीं आती थी। घर वाले ऑब्जेक्शन के इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, रात बिरात की बात है, ऐसे नहीं जाने। तो ये ऑब्जेक्शन हम लोगों को फेस करते ही रहते थे। दिन में प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी, हम लोग मतलब कि लेट नाइट प्रैक्टिस करते थे, 12-1 बजे चालू करते थे। कभी कोई चला आ रहा है एकेडमी में, कभी इंक्वायरी आ रही है, दिन में क्लासेस हो रही हैं, कुछ हो रहा है, कभी किसी का फोन बज रहा है। रात का टाइम ऐसा होता था, रात का टाइम चूज करते थे, मतलब जब सोते थे हम लोग काम करते थे, दिन में सोते थे। रात भर 3-4 बजे तक रात में रिहर्सल करते थे, इंटरनेशनल वीडियोस देखते थे, कहाँ से क्या अच्छा लग जाए उन्हीं वीडियो से देख देख के सीखते थे। बस ये था। तो मैंने आप लोग की पुरानी पिक्चर्स देखी, उसमें ड्रेसिंग सेंस कहाँ से लाते थे आप लोग? ड्रेसिंग सेंस तो हम लोग कभी खुद से ही क्रिएट कर लेते थे, कुछ भी समझ में आ जाता था कर लेते थे। और हम लोग को एक्चुअली स्टार्ट से ही थोड़ा सा इंटरनेशनल लोगों को देखना, उनको फॉलो करना बहुत पसंद था। तो उनमें भी अगर कोई कलरफुल बाल लेके घूम रहा है तो उसकी तरह कलरफुल बाल कर लिए, झोले जैसी टी शर्ट पहने हुए है तो हमने भी ढीली ढीली टी शर्ट पहनना चालू कर दिया। पता भी नहीं था क्या होता है, क्या है क्या नहीं है, अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ये डांसर्स ये पहनते हैं, हम लोग भी पहनते हैं। भाई सिने स्टार की खोज आप कैसे पहुंचे? सिने स्टार की खोज, एक्टिंग क्या, मतलब कि थोड़ा सा मेरे अंदर बॉलीवुड का एक रहता है कि बॉलीवुड के सॉन्ग कोरियोग्राफ करना, बॉलीवुड के मतलब कि जो हीरो हैं उनको एक्टिंग करना, उनकी मतलब कि करता है, मुझे बहुत पसंद है। ग्रुप में सबको नहीं पसंद है बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबको पता भी है कानपुर में जितने भी डांसर्स हैं कि अमन भैया बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्टेड रहता है। तो वही चीज़ थी। तो सिने स्टार की खोज आई, मतलब सॉरी सिने स्टार की खोज, ये रियलिटी शो आया, तो मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे। तो मेरे भाई ने बोला कि चले जाओ एक बार ट्राई कर लो। एक्चुअली इसमें होता क्या है, प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह चलते हैं मुंबई में। तो वही जैसे मान लीजिए कोई फ्रेम प्रोडक्शन है तो वही डांस इंडिया डांस भी देख रहा है, वही जी टीवी का भी कोई शो देख रहा है, तो उनके पास कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। तो वापस से जो रियलिटी शो में आया हुआ होता है कंटेस्टेंट, तो उनके पास कॉल कर देते हैं कि हमारा नया शो आने वाला है, क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो सेम इसके पास भी कॉल आया था वहाँ से, कैसे ऐसे करके शो आ रहा है। तो उसने पूछा डांस है क्या, तो कह रहा नहीं एक्टिंग है, लेकिन अगर आपको डांस आता होगा तो वो भी चल जाएगा। तो आपने एक्टिंग का ऑडिशन दिया था वहाँ पर? हाँ मैंने एक्टिंग का ऑडिशन दिया प्रॉपर। बोला, हमने कहा तुम लगते भी हीरो जैसे हो, डांस तुम्हारा अच्छा है, एक एक्टिंग का कोई एक वीडियो देखो, वो उठाओ। तो तब वो आई थी प्यार का पंचनामा कार्तिक आर्यन की, वो उसमें हुआ ना प्रॉब्लम वाला डायलॉग, तो वो रिहर्सल करके बकायदा डायलॉग याद करके डेली मिरर के सामने तो एकदम से डांस एक्टिंग में चले गए आज ही कर रहे थे। फिर उसके बाद दिल्ली में ऑडिशन था, वहाँ देने गए थे। डर लग रहा था फर्स्ट टाइम, हम एक्चुअली अकेले निकलते ही नहीं है, मतलब निकलेंगे ग्रुप में निकलेंगे कई सारे लोगों के साथ। फर्स्ट टाइम अकेले गए, वहाँ पहुँचे तो ऑडिशन दिया। अब एक्टिंग का ऑडिशन कैसा क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं। वहाँ पे सब थिएटर आर्टिस्ट एक से एक भयंकर लगे पड़े, सब अपना मतलब कि कोई इतने साल से एक्टिंग कर रहा है, कोई कहीं है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है।
हम वहाँ पे एकदम डांसर अकेले, हमने कहा ये क्या, कहाँ फंस गए हम। फिर उसके बाद एक्टिंग स्टार्ट हुई तो हम रूम में पहुँचे, उन्होंने बोला कि एक्टिंग करो, तो हमने कहा ठीक है, मैंने ये डायलॉग तैयार किया है। तो कहते नहीं ये नहीं, ये ब्लैक बोर्ड है, इसको ब्लैक बोर्ड को देख के, स्कूल में ऑडिशन होता है तो ब्लैक बोर्ड है, इम्प्रोवाइज, इसको देख के कुछ भी बोलो। हमने मन में सोचा बहुत आसान है यार ये तो। हम बोलने लगे, हमने कहा और भाई ब्लैक बोर्ड कैसे हो, सब बढ़िया, बहुत काले हो गए यार ये। अब उनको ये अच्छा लग गया, अब उनको अच्छा लगा, कहते हैं डांस आता है, हमने हाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। नहीं बोला नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कहते ओके ओके ठीक है। बाहर निकले, अब 10-10 करके वो सेलेक्ट करते हैं, 10 लेकर जाएंगे, उसमें से एक सेलेक्ट होगा तो उसको अंदर बुला लेंगे, नहीं होगा तो चस्टी कर फाड़ो और निकलो यहाँ से। तो बाहर गए तो हमें लगा, हमें पता ही, हमें फाड़ने के मूड में गए थे, चस्टी का फाड़ा, हम चले घर चले कानपुर के लिए। बाहर गए, कह रहे ये सेलेक्ट, हमने देखा कोड, अरे ये तो मेरा ही है, और बाकी सब बाहर हो गए जितने, मतलब कि थिएटर आर्टिस्ट, हम कहा ये क्या हो गया, देख के हमको लग रहा है तो मतलब जो मतलब कि हम उनसे डर रहे थे वो सब बाहर हो गए और हम सेलेक्ट हो गए। हम भी चौंक गए, हमने अरे यार ये हुआ क्या एकदम से मेरे साथ। चलो सेलेक्ट हो गए तो चलो फिर गए अंदर। कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं, उनको ये तो पता ही होता है कि जो आप घर से होमवर्क करके आए हो वो तो अच्छा करोगे ही करोगे, इम्प्रोवाइज क्या कर सकते हो वो मेरे को देखना है। एक्चुअली जब पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है तो जो वो बोलेंगे हम कर देंगे। तो मेरे लिए तो वही सही है, पता ही नहीं ना, हमें तो पता ही ना कि ये सही। थिएटर वालों को पता होता है हमारा वॉइस का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, आईब्रो ऐसे होनी चाहिए, वो क्या जो भी हो, हमें तो इतना पता ही नहीं है। हमें तो जो समझ में आया, जैसे हम नॉर्मल है, रैंडमली ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे हमने बात करी है, उनको अच्छा लगा। सेकंड राउंड पहुंचे, सेकंड राउंड में पहुंच के उन्होंने कहा कि डांस आता है, क्योंकि एक्चुअली जितने भी गए थे तो सबके डांस थोड़े से वीक थे, तो उन्होंने सीधे मुझसे पूछा कि डांस आता है, हमने हाँ कर लेते हैं। कहते कोई भी मैं रैंडमली सॉन्ग प्ले करूँगा तो मैं करना है। उन्होंने बजा दिया गाना बॉलीवुड का, साड़ी का फॉल्स है या कुछ पता नहीं कैसे बजा, और हमने नाचना चालू कर दिया और बढ़िया नाचते रहे। 1 मिनट 1.5 मिनट चलता रहा मेरा ऑडिशन, देखता रहा, बड़ा एंजॉय करता रहा। फिर करा ठीक है थैंक यू, बाहर आए, देखा वो भी सेलेक्ट, उसमें भी सेलेक्ट हो गए हम। दोनों राउंड क्लियर। फिर मेरे को बोला क्या, चैनल वालों ने बुलाया, उन्होंने कहा कि अब 3rd राउंड के लिए आपको मुंबई आना है। तो मतलब कि समझ में ही नहीं आया कि मुंबई आना एकदम से क्या ऐसा हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया, कुछ नहीं किया था। ये टीवी में आने के पहले के दर्द हैं ये सारे। अभी हम टीवी में पहुंचे ही नहीं है, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं लोकल ऑडिशन से, लोकल लोगों को फेस कर रहे हैं। ये स्टूडियो राउंड के पहले की बात है, इतनी कहानी सिर्फ अभी लोकल में ही चल रही है, अभी तो मेन जज के सामने हम पहुंचे ही नहीं है। तो पहुंचे ही नहीं है। फिर उसके बाद मुंबई पहुंचे, मुंबई पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे टेक्निकल वगैरह हुआ। अकेले पहुंचे? हाँ अकेले पहुंचा, अकेले वहाँ पे भी अकेले गया था। सिनेश सर का इसने अकेले ही दिया था ऑडिशन। मुंबई पहुंचे, मुंबई में पहुंचने के बाद तो उन्होंने एक डायलॉग दिया। अच्छा पढ़ाई लिखाई में पहले से कमजोर थोड़े से, है ना, पीछे से हमेशा फंसता है। उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी, वो महाभारत की हे कृष्ण ये वो बोलना था उसमें डायलॉग, हमको याद नहीं हो रही है वो। ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई फिर मेरे सामने आ गई। तो हम वो याद कर रहे हैं, वो हमको याद नहीं हो रहा। और मुंबई में क्या ना, कई जगह के लोग आए हुए और कम लोग थे, और सब एक से मतलब कि हीरो टाइप के लोग, लड़कियां एकदम वहां पहुंचे। हाँ मतलब कि, और सब एक्टर, हम डांसर। अब समझ नहीं आया, हमने चलो ठीक है देखे ट्राई करते हैं, याद करा, याद ही नहीं हो रहा। फिर टेक्निकल हुआ, टेक्निकल में हम कुछ बोल ही नहीं पाए, सिर्फ हमने बोला हे कृष्ण, उसके बाद हम ब्लैंक हो गए। फिर जो जज था उसने इतना डांटा हमको, ऐसा लगा जैसे पापा है मेरे, इतना डांटा। और हम, मेरे आंसू आ गए, बाहर गए, हमने अंकित को बोला हमें नहीं आना यार, हमको भाई हमें कानपुर बुला लो, हमें नहीं करना है, जिन्हें दूर गए वहां जाके डिमोटिवेट हो रहा है। फिर इसने कहा पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो, ऑडिशन है तुम्हारा, तुम वहां तक पहुंच गए हो, करो ये वो। हमने नहीं भाई हमसे नहीं हो पा रहा यार, ये याद करना पड़ रहा है इसमें। हमने कहा इसमें ये तो नहीं ना गाना बजाए नाचना चालू, इसमें याद करना पड़ रहा है, हमें याद ही नहीं हो रहा है। कह रहा नहीं करो फोकस करो। फिर हम थोड़ा गए बाहर, इधर उधर घूम के आए, गुमटी पे टहल के आए, बैठे। फिर हमने याद किया, बिल्कुल ऐसा याद किया, बिल्कुल रट्टू तोता एकदम याद कर लिया। अब याद करके फिर वापस अंदर पहुंचे, कहता रेडी, हमने हाँ रेडी। जैसे इसने उसने कहा हेलो अमन हेलो नहीं कर रहा, हे कृष्ण। अगर मैंने हेलो करा तो मैं भूल जाऊंगा, हेलो अरे हमें बोलने दो, डायलॉग भूल जाएगा, जल्दी करो। फिर उसने कहा ओके कैमरा रेडी, हमने हाँ रेडी, और रेडी ओके स्टार्ट। फिर हमने चालू करते धड़ा, और बकायदा एक्टिंग में कि मतलब बिल्कुल महाभारत वाली एक्टिंग में कर दिया। फिर कहता एक डांस करके दिखाओ, फिर डांस करा, कह रहा यही चाहता था मैं तुझसे।
और सॉरी मैंने डांटा तुझको। हम लोग नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। फिर उसके फिर उसके नेक्स्ट डे मेरा वहाँ पे शूट था स्टूडियो राउंड, मतलब कि सोनाली बेंद्रे और कानपुर के ही वो हैं विक्टर दादा, वो थे परिणीति चोपड़ा। तो परिणीति चोपड़ा तो मतलब ये सरप्राइजिंग थी कि मतलब ये परिणीति चोपड़ा भी आ सकती थी, आयुष्मान खुराना भी आ सकता था, कोई एक दो एक्टर और भी थे उस टाइम। वो सेलिब्रिटी गेस्ट वहाँ पे चल रहा था वहाँ पे, तो मेरे को उस टाइम कोई आइडिया नहीं था। फिर ये हुआ कि मेरी स्टोरी जब वहाँ पे पहुँचते हैं स्टूडियो राउंड में, तो आपकी सारी स्टोरी पूछते हैं, आपके घर परिवार के बारे में पूछते हैं, ताकि वो स्टोरी दिखा सकें कैमरे पे टीवी पे। तो उन्होंने पूछा कि ग्रुप है, मैंने बताया ये वायरस ग्रुप है, कहते हैं इनको बुला सकते हो। हमने कहा बुला लीजिए, हम तो कुछ आते ही नहीं अकेले, हमने ये लोग रहेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर इन लोगों को भी बुला लिया गया था, लेकिन तब तक जब तक ये लोग नहीं आए थे तब तक मेरी वहाँ पे बिल्कुल एकदम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हमको ये लग रहा था हमको कोई कानपुर छोड़ दे भाई, हमें ये शो करना ही नहीं है, हमको स्टेज पे जाना ही नहीं है। ये ऑडिशंस बहुत ही कम देते थे, ग्रुप में ही जाते थे, जीतते थे, सेलेक्ट होते थे, आते थे। अब इसका पहला था जो ये गया था, सोलो था मेरा, और डांस वाला तो होता तो हमें चलो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्टिंग वाली चीज़ थी। मतलब मुझे डर लग रहा था, ऐसा नहीं लगता जब हम एग्जाम पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम होता तो हमें डर लगता, तो हमें वो डर था। और डांस में कभी डर नहीं लगा, उसमें डर लग रहा था कि ऐसा नहीं कुछ हमसे ऐसा पूछ हम बता ही ना पाए, वो चीज़ थी। फिर ये लोग आ गए, जब ये लोग आए तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। फिर गए ऑडिशन देने, बढ़िया ऑडिशन हुआ, एकदम डांस किया, एक्टिंग करी, जज भी खड़े हो गए, साथ में आए, परिणीति चोपड़ा भी डांस में किया, मेरी होल्डिंग भी लगी थी दिल्ली मेट्रो में वहाँ पे, काफ़ी बड़ी, बहुत बढ़िया ऑडिशन हुआ था उसका। जो टीवी पे आया भी था वो भी बहुत अच्छा आया था मेरा, पूरा प्रॉपर अभी भी पड़ा हुआ है। मतलब हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। जितने भी हम लोगों ने रियलिटी शो किए हैं, अब तो जब ये सब चीज़ें हो गई तो बता रहे हैं, पता है कि क्या कैसे। टीवी पे तो सिर्फ क्लिप दिखती है, आप कितना बढ़िया दिया या कितना बेकार दिया ये दिखता है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, वो शो मतलब मेरा करने का कोई वो नहीं था, मतलब हमें नहीं पता था कि हम इतना पहुंच जाएंगे। फिर सेकंड राउंड भी हो गया वहाँ पे। अब सेकंड राउंड क्या था, कोरियोग्राफी राउंड, वो तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी था। तो कोरियोग्राफी राउंड वो भी सिलेक्ट हो गया, वो भी स्टूडियो राउंड खूब तारीफ हुई, ये हुआ। फिर थर्ड राउंड आ गया, वो इम्प्रोवाइजेशन राउंड था, उसमें पहुँचे। अब उसमें ये था कि जो नहीं कपिल शर्मा में बुआ, ये सब कई सारे टीवी एक्टर्स ये सब आते थे और सरप्राइज देते थे और आपके साथ एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते थे स्टेज पे। अब ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ही मतलब कि बिल्कुल टफ वाला मामला था कि अब तो हम मतलब कि वहाँ पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना लूज कर गए थे। हमने हम कर ही नहीं पाएंगे, हमसे होएगा ही नहीं यार। हम लोग भी वापस आ गए थे ना। हाँ, ये लोग भी चले गए थे और हम अकेले वहाँ पे, तो हम मेरा मन ही नहीं था। तो बस वही थर्ड राउंड था मेरा, वहाँ से मैं बाहर हो गया था, निकल गया था। और निकल गया तो मैंने थैंक यू सो मच। अब हम मुझे वापस भेजने के लिए अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जाने दो। ओके थैंक यू, बड़ा बहुत खुश हो गया मैं। एक्चुअली जब बाहर होते हैं ना तो इंटरव्यू लेते हैं, आप रिजेक्ट हो गए, आपको कैसा लग रहा है, तो ये कह रहा मुझे बहुत खुशी है, मैं रिजेक्ट हो गया, मुझे तुरंत आप घर भेज दो। अरे नहीं, अच्छा उनको कैमरे में दिखाना होता है, थोड़ा सा दुख है, किसी को इमोशनल म्यूजिक चलानी होती है, कह रहा भैया आपको थोड़ा सा सैड होना है, वो टीवी पे जाएगा। कह रहा हम सैड, हमें लगे नहीं था सैड, तो हम सैड कहाँ से हो जाए, हम तब थे जब हम शो के अंदर थे। हम बहुत खुश है, बाहर हो गए। मुझे तो बहुत बड़ा मजा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ घर अपने। कह रहा तुम जाओ यार। लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो शो में कर रहे हैं, बट मेरा नहीं आया समझ में, हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें यार। पहले और अब में कुछ डांस में कुछ फॉर्मेट चेंज हुआ है? बहुत सारा चीज़ें बदल गई। मेरे को तो लग रहा है कोविड के बाद से सभी कुछ चेंज हो गया। डांसर ही चेंज होगा पूरा। कोविड के पहले डांसिंग अलग थी, और फिर से जब से सोशल मीडिया और ये सब आ गया है तब से तो पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। अब तो इंस्टाग्राम रील और यही सब है, इसी पे आदमी इन्फ्लुएंसर। अब डांसर ट्रेंड को फॉलो करने लगा है। पहले क्या होता था कि अपनी चीज़ें थी, अपना जुनून था, जोश था कि हमें कुछ करना है अपने पे। अब टाइम कम है लोगों के पास, चीज़ें भी बहुत सारी उसको करनी है, तो मेरे हिसाब से ट्रेंड बदल चुका है, डांस का पैटर्न भी पूरा चेंज हो चुका है। आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि पहले क्या था, इतना मतलब कि जैसे डांसर थे वो मनी मतलब जैसे पैसे के लिए इतना वर्क नहीं करते थे, बाद में हो ही जाएगा जब कुछ होना। अपने डांस पे ज़्यादा फोकस करते थे। कुछ डांसर अभी भी लगे पड़े हैं, एकदम फोकस हैं अपनी चीज़ों को लेके, वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, सब करते हैं। शौक पूरे करो, बढ़िया मज़ा आएगी। आपने अपने ग्रुप को पहले लीड किया है और काफी जगह मैंने अंकित को देखा है कि वो लीड कर रहे हैं ग्रुप में। कभी ऐसा हुआ है किसी ने बोला है कि मैं अब लीड करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे कुछ लड़ाई हुई हो?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था हमारे ग्रुप में। मैं मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सब जितने ग्रुप में मेरे मेंबर्स हैं, और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपने एक को लीडर बनाया है तो आपको उसकी सुननी चाहिए। जो चीज़ मैंने सीखी है वही चीज़ मैंने सबको बताया है। लीडर को वो समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वो है, अपने को लीडर समझ रहा है। हम लोगों ने ग्रुप मीटिंग में डिसाइड करने के बाद ही इसको लीडर बनाया था कि एक का लीडर होना ज़रूरी है। सब लीडर बनेंगे तो डेली लड़ाइयाँ होंगी, एक लीडर बनेगा जो बोलेगा सुना जाएगा। अगर कहीं कहीं वो भी गलत होता है अपने पॉइंट पे, बट वो आपस में हम लोग डिस्कशन करके चीज़ें सही कर लेते हैं। हमारा और उसका लीड करने का एक मोटिव रहता है, क्योंकि हम लोगों ने कहीं परफॉर्म करने से पहले वीडियो क्लिप बनाते हैं, उसमें पहले खुद का डांस देखते हैं, एक एक का परफॉर्मेंस सोलो करा के भी देखते हैं कि किसका आउटपुट बढ़िया आ रहा है। अगर कहीं कहीं लग रहा है कि इसका बेटर आ रहा है तो उस जगह पे ये लीड कर रहा है, कहीं इसको लग रहा है कि मेरा बेटर आ रहा है तो मैं सेंटर कर रहा हूँ, कहीं हमको लग रहा है थर्ड बंदा लीड अच्छा कर रहा है, इसके ऊपर ये स्टेप ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उससे कराते थे। अंडरस्टैंडिंग थी, उसी पे हम लोग काम करते थे, उसी पे हम लोग चलते थे। ये नहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है ना, एक सेंटर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आप सेंटर में रहते हो तो अगल बगल नहीं दिखता, पीछे रहते हो तो फिर भी आगे दिख जाता है, एक हिंट मिल जाता है कि ये स्टेप आने वाला है। लेकिन जो आदमी सेंटर में रहता है ना, उसको कोई हिंट नहीं मिलता, उसी के भरोसे है, उसने गड़बड़ किया तो सब हिल जाएगा। जितनी नज़र सेंटर में जाती है उतना उधर नहीं जाती। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल इसका हाई रहता ही था चीज़ों में। तो मोस्टली ये और मैं ही सेंटर करते थे, ऐसा रहता था। और ये ग्रुप में सबको पता था, कभी इस चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं हुई। इंडिया के मस्त कलंदर का आप लोगों ने ऑडिशन कैसे फोड़ा? वो भी एक खेल ही था हमारे लिए। उसमें वो शो का पैटर्न ही अलग है, सब सारे शोज के पैटर्न अलग अलग होते हैं। किसी जैसे इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में क्या डांसिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अलग तरीके की वाइब होती है, कई तरीके के टैलेंट आते हैं। कोई क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, मलखम कर रहा है, कोई एरियल एक्ट कर रहा है, तो मतलब कि उसमें कई चीज़ें होती हैं। ये इंडिया के मस्त कलंदर एक ऐसा शो था, उसमें डांसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं चाहिए थी, उसमें चाहिए था कि एंटरटेनमेंट, जजेस एंटरटेन हो, पब्लिक एंटरटेन हो, उनका मोटिव ये था। तो हम लोग वीडियोस बना बना के हम लोगों से वीडियो मांगते थे कि आप सेलेक्ट हैं बट मेरे को वीडियोस दो जिससे मैं आपको ऐसा मुंबई के लिए फाइनल कॉल कर पाऊँ। तो हम लोग वीडियो भेज रहे हैं, अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, डांस दिखा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमको आपसे डांस अच्छा नहीं चाहिए, आप समझिए अभी तक हम लोग डांस ही करते आए उसमें। उसमें उन्होंने बोला कि कुछ एंटरटेन करिए, हंसी आए। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भेजे थे डांस के, कह रहे ये नहीं चाहिए ये हमें चाहिए ही। शो का हमारा पैटर्न ही नहीं है। पैटर्न नहीं है, आप हमें कुछ मतलब कि हंसी मजाक वाला दो, कुछ मतलब कि वो फिर हम लोग पता नहीं क्या क्या ट्राई किया, साड़ी पहनी हमने गोविंदा का एक्ट करना था और उसी में कुछ हम लोगों को करना। हम लोग डांसिंग कर रहे थे तो वो लोग मना कर रहे थे, फिर हम लोगों ने डायलॉग डालना चालू किया गोविंदा के अलग अलग चीज़ें, फिर वो भी नहीं पसंद किया, फिर हमने एक चीज़ अलग करी, फिर वो नहीं किया, फिर उन्होंने बोला तो हम लोगों ने क्या गोविंदा के अलग अलग कैरेक्टर किए। ये वो बन गए थे, वो जो नौकर नहीं बनता है वो हीरो नंबर नहीं हीरो नंबर वन में नौकर जो बनता है गोविंदा, वो वाला बावर्ची बन गया था, वो बन गया था। हम आंटी नंबर वाले बन गए थे, तो साड़ी पहन ली थी। एक कोई कुली बन गया, कोई मतलब ऐसे ऐसे हमने कैरेक्टर लिए, तो वो वीडियो भेजा, तो वो वीडियो इतना फनी था। कुली देख के पहले तो इतना हंस रहा था, क्या कर रहे यार, करते क्या कर क्या रहे साड़ी पहन स्टेप मारे माइक सेलेक्ट होने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। किधर हम लोग खुद ही आपस में बोले, मतलब वो सेलेक्ट हो गया, वो कह रहे हाँ ऐसे ही चाहिए, यही चाहिए। और हम लोग यार मतलब कि जो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, जो मतलब कुछ भी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो वो समझ में आ रहा है, ये था। लेकिन अब ये कैरेक्टर में नहीं, आप ब्लू वाले कैरेक्टर में रहिए और उसी में ये सब तफरीबाजी करिए, खूब डायलॉग डाल के। तो हम लोगों ने इतना बिल्कुल खिचड़ी ऐसा बनाया, बिल्कुल एकदम ना फनी था वो पसंद हो गया, सेलेक्ट हो गए, मुंबई चले गए। उसमें गीता माँ और मीका सिंह जज थे। मीका सिंह थे और गीता मैम थी। फिर ब्रीफ किया गया कि गीता मैम की फ़ोटो लगा देना, ये कर देना, तो वहीं से चेस्ट पे गीता मैम की फ़ोटो लगा दी। अच्छा उनको बहुत पसंद है चीची ये, तो बस वहाँ पे सेलेक्ट हो गए। फिर सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड में अक्षय कुमार बन गए। ये मतलब इसी टाइप से मतलब मज़ा आया था। गए थे हम लोगों ने इंडिया मस्त कलंदर के, बट वो बहुत सही हुआ था, बहुत हाइप मिली थी उससे हम लोगों को, बहुत मज़ा भी आया था क्योंकि उसमें डांसिंग थी नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग करनी ही नहीं थी स्ट्रॉन्ग, उसमें तफरी करनी थी। तो तफरी ऑडियंस को हंसी आनी चाहिए, भर भर के दे दी थी। कानपुर के हर लड़के में तफरी घुसी हुई है, तो सारी तफरी निकाल दी हम लोगों ने। भाई कभी कोई रिग्रेट हुआ आप लोग को कि अगर ये स्टेप ना लेके ये स्टेप लिया होता तो कुछ और अलग होता?
रिग्रेट हम लोग को बस एक ही चीज़ को लेके है कि एक टाइम पे हम लोग को ये लगता है कि सही टाइम पे हम लोग को मुंबई निकल जाना चाहिए था और वहीं सेटल हो जाना चाहिए था, बट फैमिली इश्यूज़ और ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग वहाँ सेटल नहीं हो पाए। नहीं तो आज हम लोग को बस यही होता है कि अगर वहाँ होते उस टाइम पे ही अगर चले जाते तो आज इससे भी एक लेवल ऊपर ही होते हैं। हालांकि यहाँ रह के भी हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो हमारी मेन फील्ड की जो लाइन है, जो एकदम लास्ट पॉइंट है, वो मुंबई है। उस टाइम पे जो डांसर आपको दिखते थे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम बहुत फेमस है। उस टाइम पे MJ5 एक ग्रुप था, सुशांत खत्री को आप जानते हैं, मतलब जितने भी आज अच्छे बने हुए बैठे हैं, जितने भी डांसर्स हैं, हिट हैं, वो उस टाइम पे सब ऑडिशन देने आए थे। आतिफ वसीम है, आतिफ वसीम है, हाँ, अनरियल क्रू करके उनका टैलेंट में अभी जस्ट होकर है। आतिफ वसीम वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। उस टाइम पे मतलब बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग वहीं पे इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में, खूब मजे किए। इंडियाज गॉट टैलेंट का आपने ऑडिशन तो कैसे मतलब क्रैक किया सही से? इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशंस की कहानी एकदम ही अलग है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशंस के हम लोगों ने इतना ट्राई किया था, सीजन 2 या 3 से हम लोग ट्राई कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट। सीजन 3 से वही डांस कर रहे थे, वही चीज कर रहे थे और सब कुछ वही था। कभी गाना आगे कर दे रहे थे, वो वाला पीछे कर दे रहे थे, ये कर दे रहे थे, ड्रेस सेम, चीजें सेम, कैरेक्टर भी गोविंदा सेम, और वो चाहिए भी वही था, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा था। फिर सीजन 7 आया, सीजन 7 में हो जाके कहीं सेलेक्ट हो गए। लोगों ने थोड़ी चीजें चेंज करी, फिर से रिक्रिएट किया गोविंदा को और अच्छा बनाया, सिंगिंग और स्ट्रॉन्ग किया, फिर ऑडिशन देने गए। और ये समझ लो गोविंदा सर का डांस इतना हम लोगों ने कर लिया था। गोविंदा इंडिया के मस्त कलंदर में भी कर लिया, इंडिया गॉट टैलेंट में भी कर लिया, और भी जगह कर लिया। इतना कर लिया कि गोविंदा सर हमारे यहाँ खुद आ गए कानपुर और उनके साथ भी हम लोगों ने कर लिया सेम डांस। पहचान भी है वो। तुम लोग उस वाले रियलिटी शो में आए थे ना, मैंने देखा तुम लोगों का डांस, हमने कहा हाँ सर आप ही वजह से कहते हैं। मतलब कि वो ऐसा हो गया, किसी चीज को चाहो तो कायनात पूरी कर दे, तो वो गोविंदा तो खुद ही कानपुर आ गए। हाँ, जहाँ हम लोग जॉब करते हैं वहाँ पे आ गए और वहीं पे सेलिब्रिटी गेस्ट थे, फिर उनके सामने वही डांस किया, फिर उन्होंने भी हमारे साथ डांस किया। इतना डांस हो गया गोविंदा सर का। भाई आज के टाइम पे डांसर रील पे फोकस कर रहे हैं कि अपनी ट्रेनिंग भी साथ में कर रहे हैं? देखिए, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डांसर्स हैं पूरे इंडिया में। जिसको अपनी स्किल्स पे मेहनत करनी है वो बाहर निकल जाता है, वो उस चीज़ पे फोकस करता है। जो रील वाली फील्ड में है वो अपना रील वाली फील्ड में ग्रो कर रहे हैं कि हमको सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सोशल मीडिया पे ही हिट होना है। तो सबकी मेंटालिटी अलग अलग है, दोनों मतलब हर तरह के लोग हैं। स्किल्स वाले लोग एक अपनी अलग जोन में चल रहे हैं और ये सोशल मीडिया वाले अपने एक अलग जोन में चल रहे हैं। तो उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते कि दौर चेंज हो गया या ये हो गया। इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार के ऑडिशन के बारे में कुछ बताइए। इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार आई थिंक हमारा पहला ही ऐसा रियलिटी शो था जिस पे हमें बहुत हाइप मिली थी। उसी के ऑडिशंस हम लोगों ने जयपुर से दिए थे। हर सारे ऑडिशंस हम लोग इधर लखनऊ से देते थे, लेकिन उसके ऑडिशंस हमारा माइंडसेट था कि वो जयपुर से देंगे। तो वहाँ जयपुर गए सबसे पहले हम लोग। अरे वहाँ पे जयपुर में फिर सेलेक्ट हो गए थे। फिर हमारा दिल्ली में बुलाया गया था हम लोगों को कि आप दिल्ली आना है, वहाँ पे ऑडिशन था। वहाँ पे सारी मतलब ये स्टेट जितने भी हैं सबको बुलाया गया था जो जो सेलेक्ट हुए थे। फिर दिल्ली में हमारा ऑडिशन हुआ था। हमारा ऑडिशन की जो डेट थी वो कुछ कौन सी थी, 23 या 24 तारीख थी। तो हम लोगों ने ये सोचा था 24 तारीख को है तो एक काम करते हैं दिल्ली पहले चल देते हैं, 1-2 दिन पहले देख लेंगे कहाँ पे ऑडिशंस है। मतलब 1-2 दिन पहले चल लेंगे दिल्ली, क्योंकि बड़ा है, कभी जाते थे नहीं, तो पहले पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे कहाँ पे ऑडिशन देने जाना है, कैसे क्या है, वो वाली चीज़ थी। तो हम लोग 1-2 दिन पहले पहुँच गए थे, 1 दिन पहले पहुँच गए थे। जब पहुँचे तो अपना होटल लिया हम लोगों ने, बैठे खाया वाया। तो मैंने बोला कि चलो अब यहाँ तक आ गए तो एक बार देख कर आते हैं। तो मैं और एक फ्रेंड सचिन था ना, वेन्यू चेक कराते हैं हमारे होटल से, वो वेन्यू कितनी दूर है। तो बस वो देखने गए तो वहाँ पता चला कि वो ऑडिशन ऑलरेडी चल रहे थे वहाँ पे। तो हम लोग सरप्राइज हो गए, हमने ये क्या हुआ यार, हम लोगों को तो कल बोला गया। तो हमें 24 को जिस काम के लिए बुलाया था वो काम 23 को स्टार्ट हो चुका है। और उसका रीज़न क्या था कि भीड़ इतनी ज़्यादा आ गई है कि 23 से हमने वो चीज़ें स्टार्ट कर दी और उसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। और लिस्ट में हमारा नाम चढ़ा हुआ है कि ये ग्रुप कहाँ है। हम लोगों ने खुद जाके पूछा तो बोला गया बहुत देर से आपका अनाउंस हो रहा था, आप लोग कहाँ थे। हमने कहा हमारी डेट तो 24 को है। तो नहीं आज ही हो गया, आपके पास कॉल नहीं गई क्या? ऐसा कुछ हमारे पास कॉल नहीं आया। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है गुरु इन लोगों को सेलेक्ट ही नहीं करना है, तभी हमारे साथ खेल कर रहे हैं। नहीं होता, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। पहले से इतना दिमाग में भरा है कि टीवी सब बेकार होता है, पैसा चलता है, शोर चलता है। तो
तो हम आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, खेल हो गया बेटा खेल हो गया हमारे साथ। देखो जिनको सेलेक्ट करना हो तेज को बुला लिया गया है। हम लोगों ने फिर कॉल करी, जहां हो बाकी के लोग तुरंत आ जाओ, यहाँ कपड़े लत्ते सब लेके, यहाँ अभी होके अभी ऑडिशन देना है। पहुंचे, फटाफट जो भी रेडी वेडी करना था किया, बात करी कि हम लोग आ गए, हमारा करा दीजिए। तो 23 को हमारा ऑडिशन हो गया। नहीं, एक राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड मतलब कि वहीं पे दिल्ली में हमारा एक राउंड हो गया था। फिर उसके बाद हम लोगों से बोला गया था कि नेक्स्ट डे आपको एक थीम दे रहे हैं, सर्कल थीम दे रहे हैं, उस पे आपको परफॉर्म करना है 1 मिनट का। 23 को हमने दे दिया एक, अब बोला गया कि आपको 24 को भी आना है नेक्स्ट राउंड के लिए। मतलब अब वहां पहुंचने के 3-4 राउंड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और अभी तक हम टीवी में आए नहीं है। 4 राउंड दे चुके हैं और टीवी में पहुंचे ही नहीं। अब हम लोग आपस में कह रहे हैं कितने राउंड है इसमें भाई। इतनी टेंशन ये कि अब होटल तो बुक कर लिया, वो इतना पैसे भी नहीं कि अगले दिन के लिए हम रुक पाए सब इतना कोई कमाता भी नहीं था, मैं ही कमाता था। तो ये भी था कि अब कैसे अगले दिन का, तो होटल वाले से ही बात करे, भैया देख लो, मैनेज कर लो, इतना कर लो, उतना कर लो, इतना ही पड़ा है, हम लोग कहीं पर सो जाएंगे, रुक जाएंगे, कर लेंगे, कर लो एडजस्ट। तो एडजस्ट किया। अब सर्कल थीम मिल गया। अब सर्कल थीम पे क्या करना था, तो अचानक ना हमारे पास तब इतना मतलब कि एडिटिंग के लिए कोई लैपटॉप था, ना कुछ ऐप थी या कुछ फ़ोन तो थे ही नहीं इतने ज़्यादा। एक नॉर्मली मेरे पास तो फ़ोन था और लैपटॉप भी नहीं था। एडिटिंग करनी थी, सॉन्ग बनाना था, ये करना। तो हम लोगों ने कहा सॉन्ग वॉन्ग नहीं, एक कोई गाना चूज़ कर लेते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं, उसी पे करते हैं। तो ये दुनिया बड़ी गोल है करके, मतलब कि गोल हम लोगों ने सर्कल से रिलेट करके कि साइकिल से चलेंगे ऐसा होगा, मतलब कि दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है उस टाइम। तो चलाना चालू किया। तो हम लोगों ने होटल में, रूम इतना छोटा था कि प्रैक्टिस की जगह ही नहीं, बेड पड़ा हुआ, 5 लोग बैठे हुए ऑलरेडी और बेड पे पड़ा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग वहाँ की होटल की सबसे टॉप फ्लोर छत पे चले गए। वहाँ कबाड़ अवाड़ पड़ा था। फिर हम लोगों ने रात में 1-2 बजे कबाड़ अवाड़ हटाया, साइड हाइड किया, सब सफाई करी, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे डांस करना प्रैक्टिस स्टार्ट करी। फिर रात सुबह 4-5 बजे तक हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। जो हमें कल परफॉर्म करना है वो हम रात को रेडी कर रहे हैं कुछ एक दिन पहले। और वो भी ग्रुप में डांस करना है। सोलो करना अलग चीज़ है, आप सोलो में कुछ भी कर सकते हो। ग्रुप में सबका सिंक होना जरूरी है। सिंक नहीं आया तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे, देखने में गलतियां पता चल जाएंगी। और आज रात में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रात हो गई, सो भी नहीं पा रहे, अगले दिन सुबह जल्दी रिपोर्ट करना है, वहाँ पे डांस सिखाना है। अब रात भर जो भी 1 मिनट का हम लोगों ने 1.5 मिनट का रेडी किया। हम लोग अगले दिन फटाफट सब लोग रेडी हुए गए। अब पहुँचने के बाद 11-12-1 बजे ऑडिशन होता था। लाइन में लगते, वो अपना प्रोसेस करते रहते थे, चीज़ें करते थे। 1-2 बजे टाइम आया। अब इतनी भूख लगती थी कि क्या करें। अब मेरे पास तो थोड़ा पैसा था, लेकिन अब सबको खिलाने का इतना नहीं था। अब हम खा लें या सब खा लें, और इन लोगों के चक्कर हम भी नहीं खाते थे, ताकि हम खाएंगे तो ऐसा ना हो कि यार अकेला खा रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ें भी थी। तो हम भी तो ऐसी चीज़ ढूंढते थे जो 5 लोग खा लें, मतलब ये चुटर पुटर बिस्किट ले लिया, सबने खा लिया, दाल मोट ले ली, सबको थोड़े थोड़े खा लिया, ऐसी चीज़ खा लेते थे। तो वैसे करके काम चलाया अपना। अब सर्कल राउंड हुआ तो हमारा सर्कल राउंड में पुनीत सर थे ना, पुनीत सर थे और गेती मैम थी, ये 2 लोग थे। इन्होंने मतलब वो लोग थे जो जब हम मुंबई के लिए अगर सेलेक्ट होते, वो एज अ कोरियोग्राफर हमको ब्रीफ करते हैं वहाँ। वो लोग बैठ के यहाँ लोकल ऑडिशंस में जज कर रहे थे कि किसको हमें मुंबई तक लेके जाना है। तो उनके सामने हमने परफॉर्म किया सर्कल वाला, और जो हम लोग ऑडिशन जिस पे देते आ रहे थे, जो हमारा खुद का जो तैयार था 2 मिनट का ट्रैक, वो भी उनके सामने परफॉर्म किया। देखा, उन्होंने बोला गुड, अच्छा किया। फिर बोला कि चलो नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी रहो। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट राउंड, अब कौन सा नेक्स्ट राउंड? हाँ, नेक्स्ट राउंड ये था कि कोरियोग्राफी राउंड। अब ये क्या राउंड है, मतलब कि वीडियो कोरियोग्राफी राउंड। और साथ ही साथ हमारे दिमाग में चल रहा इनको बाहर ही करना है, इसीलिए इतने राउंड कर रहे हैं। कितने राउंड हो चुके थे? 4 से 5 हो चुके थे। 3, 4, 5 राउंड हो गए थे। हाँ, मतलब ये लगा कि क्या मतलब क्या वो वाली फीलिंग आ गई थी। क्या मतलब कानपुर से नहीं बोलते, चूतिया बना रहे भाई। बात कर रहे, कुछ पता भी नहीं थी क्या चीजें होती हैं, क्या होता है। फिर पता चला एक राउंड और है, वो हम लोग को टीवी से देख के सीखना है। हाँ, मतलब एक वीडियो चलाना था। 2 मिनट का वीडियो चलाया उन्होंने, जिसमें से 1 मिनट 30 सेकंड हम कोरियोग्राफी थी, वो सीखनी थी, और 30 सेकंड हमें अपना डालना था, मतलब लास्ट का इम्प्रोवाइज करके जो भी आप कोरियो कर सकते हो। अब गाना स्टार्ट हुआ, वो वीडियो पूरे जितने वहाँ पे थे सारे डांसर सब प्रैक्टिस कर रहे हैं डंग। उसमें बांग्ला भी था, उसमें बॉलीवुड भी था, उसमें कथक भी था, पता नहीं क्या क्या सारे डांस फॉर्म का उन्होंने खिचड़ी एक तैयार कर दी थी कि ये करना है। अब हम सोलो करें तो चलो अलग,
ग्रुप में वो चीज़ कैसे लेकर आए, और चलो याद तो कर लिया, लेकिन तुरंत की प्रैक्टिस वो उसमें समझ में आ जाता है ना, आधे एक घंटे बाद नीचे परफॉर्म करना है, तो एट अ टाइम तो हम लोगों ने कर लिया, अच्छा आ रहा है, लेकिन एक घंटे बाद सब गायब, सब उड़ गया कि क्या था, क्या स्टेप थे, कुछ नहीं याद है। और थके भी इतना थे 2 दिन से, मतलब कि जगे हुए, सब भूखे भी, वहाँ पहुँचे नीचे जब दूसरे जब ऑडिशन दे रहे तो हम लोग झाँक झाँक के देख रहे कि क्या हो रहा है, तो सब भूल जा रहे हैं, सब रुक जा रहे हैं। ग्रुप डांसेस में मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब कि डांस स्टार्ट हुआ और रुक गए, और रुक के मतलब कि एकदम खड़े हो गए। फिर वो कह रहे हैं रुक क्यों गए, बात कर रहे हो, मतलब कि हम लोगों ने कहा भाई हमारे भी लगेंगे, मतलब कि हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हमारा टाइम आया, हम लोग पहुँचे, तो हम लोगों ने डांस करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा तो चला, 30 सेकंड तो सही चला। जब मेरा इधर फेस गया तो देखा अंकित कुछ और कर रहा, फिर हमने इधर फेस गया तो देखा रवि कुछ और कर रहा, हमने गए, फिर जब दोनों ने देखा मेरा भी दिमाग उड़ गया, हम भी कुछ अपना करने लगे। लेकिन हम लोग रुके नहीं, तो फिर हम लोगों ने अपना शादी बारात वाला जो चाहे था बिल्कुल टीटी बजाने लगे, कुछ भी करने लगे, पूरा गाना ही हम लोगों ने ये कर डाला पूरा। हमारे साथ एक प्लस पॉइंट था, जब भी हम लोग डांस की रिहर्सल कर रहे थे तो 5 मिनट का एक कोई बॉलीवुड गाना लगा, हाँ फॉलो करते थे। मतलब एक बीच में बंदा खड़ा है, वो जो स्टेप करेगा उसको देख के फॉलो करना है। तो हमारा माइंडसेट ये था कि अगर इन केस भूल जाते हैं तो जो बीच में होगा वो बंदा जो स्टेप करेगा, पीछे वालों को वही स्टेप करते हैं, वो फॉलो करना, रुकना नहीं है। वही हुआ, थोड़ा बहुत भूले सब, तो एक बंदा जो बीच में कर रहा था उसको देख के बाकी लोगों ने वही लाइनअप कर दिया, तो सामने वाले को लगा कि ये अपना भी कर रहा है लेकिन सिंक में कर रहा है। तो फिर 30 सेकंड का जो मैं इम्प्रोवाइज करना था, हम लोग पुराना फॉर्मेशन हम लोगों ने सेट कर रखी थी, वो तो बढ़िया हो ही गया, वो बढ़िया हो गया था। तो मतलब अच्छा होगा ओवरऑल, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वहां पे डाउन हो गया कि यार गलतियां हम लोगों से भी हो गई हैं, पता नहीं सेलेक्ट। लेकिन फिर पुनीत सर ने बोला कि बहुत अच्छी बात थी कि तुम लोग बिल्कुल रुके नहीं। तुम लोग बोला कि बाकी ग्रुप्स और तुम्हारे में ये था कि बाकी भूलने के बाद रुक जा रहे थे, तुम लोगों ने कंटिन्यू किया, तो रुके नहीं, एकदम अपना चालू हो गया ऐसे करके। तो जी थैंक यू कह रहे ठीक है बाहर जाइए, बताते हैं। फिर बाहर बैठे। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा आज का ये पॉडकास्ट? आई होप आप लोग को न्यू एक्सपीरियंस मिले होंगे। तो मुझे आप लोग की राय जाननी है कमेंट बॉक्स पे, और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब तक मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट पे।